अब मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, 2 स्लाइड्स 3 स्लाइड्स ओवरकम करके फिर अनम्यूट करूंगा ताकि कोई भी क्लियर हो। What is the basic concepts of financial crisis? The question is that what is the financial crisis and how you determine, how you can assume that whenever they started and whenever it will be ended, nobody knows. First of all, financial crisis is nothing. Financial crisis is a psychological destruction of your investment decisions. फाइनेंशियल क्राइसिस होता क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता कैसे, पहले तो ये समझना है। फाइनेंशियल क्राइसिस उस वक्त आएगा जब डिमांड और सप्लाई में से किसी एक साइड पे बहुत अनइवन प्रेशर पड़ता है, बहुत अनइवन। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन आई बायर साइड पे और एवरीवन नोस के जी अपने मैक्सिमम पे आ गया, अब इसके बाद इसका कोई फ्यूचर आउटकम नहीं है। जब ऐसी कोई कंडीशंस डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली इन द रिजल्ट ऑफ दिस फ्रैक्शंस फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप होना शुरू होता है। पहली चीज ये ख्याल रखना कि फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरनाइट नहीं आता। फाइनेंशियल क्राइसिस ये नहीं होता कि आप सुबह सो के उठे तो वहां फाइनेंशियल क्राइसिस आ। नो, इट्स विल टेक अ टाइम। ये स्लोली ग्रेजुअली आता है और ये मोस्टली जब स्टार्ट होता है जब आपकी मार्केट, हर मार्केट बहुत ओवर बुक हो जाती है, ओवर बर्डन हो जाती है। एसेट, देखो हर एसेट की एक वैल्यू है, वो जब ओके आई विल शेयर इट अगेन अगर स्लाइड शो नहीं हो रही है। होपफुली इट्स क्लियर। सही। फाइनेंशियल क्राइसिस का जो मेन अजम्पशन है, ये याद रखना कि ये एक दिन में नहीं आता, ये 2 दिन में नहीं आता। इट्स विल टेक अ टाइम। ये ग्रेजुअली स्लोप आउट होता है और फिर एक सर्टेन टाइम के ऊपर आके ये बूस्ट होता है। अच्छा, बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस उसी तरह है जैसा बिजनेस फेजेस है। जब बिजनेस फेजेस या बिजनेस साइकिल है, वो हर बिजनेस साइकिल में ये होता है कि वो मैच्योरिटी से ग्रोथ पे जाती है, ग्रोथ से वो मैक्सिमम पे स्टैंड होती है, फिर थोड़ा डिक्लाइन आती है, फिर वापस रीफेज होती है। बिल्कुल उसी तरह से दुनिया की इकोनॉमी भी एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को इस तरीके से रीफ्रेश करती है। पहले क्योंकि बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ सो मेनी रिसोर्सेज, लोगों के डिसीजन स्लो होते थे, लोगों के डिसीजन डिले होते थे। उस वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक उसका टाइम फ्रेम ज्यादा होता था, समटाइम 20 साल 25 साल बाद आते थे। अब क्योंकि लोगों की इंटरेक्शन इतनी ज्यादा हो गई है, फाइनेंशियल डिसीजन बहुत फास्ट हो गए, क्विक हो गए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गए, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत क्विकली आ रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियल क्राइसिस को ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो इट्स वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल। हाँ, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जिनके पास सरप्लस है। डेफिनेटली उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो उस वक्त घुसे जब मार्केट डाउन साइज जा रही थी, उस वक्त आपने परचेज करना शुरू किया तो वो मार्केट डाउन साइज आ चुकी, तो ये प्रॉब्लम है। इस वक्त जो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत तेजी से क्लिक हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस एवरीवन नोज 2018 के बाद एवरीवन नोज कि अब मार्केट ने डिक्लाइन होना है, दुनिया को एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ेगा क्योंकि हर एसेट्स अपने मैक्सिमम पे आ चुका है। अब जब वो मैक्सिमम पे आ चुका है तो डेफिनेटली उसने कुछ थोड़ा सा स्लोप लेना है और ताकि वो दोबारा, क्योंकि इनफिनाइट वैल्यू पे मार्केट नहीं चलती है, मार्केट की एक सर्टेन वैल्यूज होती है, मार्केट अपनी एक मैक्सिमम पोटेंशियल पे आती है, उस पोटेंशियल पे आके वो रेजिस्ट करती है। रेजिस्टेंस कितने अर्से रहती है, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। रेजिस्टेंस रहती है, वो रेजिस्टेंस कितना कंटिन्यू है, उसके बाद वो रेजिस्टेंस डेड होती है, उस रेजिस्टेंस का एंड आता है। जब वो रेजिस्टेंस एंड होना शुरू हो जाती है तो मार्केट डिक्लाइन होना शुरू होती है। अब अनफॉर्चुनेटली जो लोग उस वक्त मार्केट में घुसे जिस वक्त मार्केट रेजिस्टेंस में थी और उस वक्त उन्होंने मार्केट से परचेजिंग की, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो अच्छे साइड पे घुसे। लेकिन ऑन द वाइस वर्सा जिस वक्त रेजिस्टेंस आ रही थी उस वक्त वो जो घुसे वो लोग थोड़ा सा डिक्लाइन साइड में भी घुसे। डिक्लाइन साइड में कैसे घुसे कि अगर आप रेजिस्टेंस के एंड साइड पे थे, लेट्स सपोज 2018 में मार्केट में डिक्लाइन की रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई थी, मार्केट रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन ग्रेजुअली जो 2018 में थे वो हो सकता है क्विट कर गए, लेकिन वही मार्केट कंटिन्यू करी 2019 तक उसी रिसेशन फेज में, जिसको हम रिसेशन फेज कहते हैं। रिसेशन फेज में थी मार्केट। आम मार्केट में उस वक्त इन हुआ जब रिसेशन डिक्लाइन के ऊपर पहुंच गई थी,
यानी कि अब वो एक तरह से समझ लें स्लोप में पीछे की तरफ आ रही थी। अब वो जब स्लोप पे आई और आप मार्केट में उस वक्त इन हुए, तो अब आपका जितना भी वेंचर या जितना भी उसके साथ ट्रेवल होगा ना, वो डिक्लाइनिंग हो, क्योंकि मार्केट इस वक्त नीचे की तरफ ही जा रही है, इसके ऊपर आने की उम्मीद। हाँ, फॉर द सर्टेन टाइम बिंग, फॉर सर्टेन सपोर्ट, तो कुछ अरसे के लिए ऊपर आ सकती है, लेकिन वो इनफिनाइट पीरियड के लिए ऊपर नहीं आएगी, ये ख्याल रखिएगा। एक चीज और भी बड़ी क्लियर मैं चाहता हूँ लोगों को क्लियर रहे कि मार्केट जो है ना ओवरनाइट रिएक्ट नहीं करती, मार्केट इसमें टाइम लगता है। वो जो एक मार्केट में रिसेशन का फेज स्टार्ट हो गया था 2018 से, एक तरह से समझ लें ये कोविड-19 ने उसको बूस्टर लगा दिया, उसको रॉकेट में बैठा दिया कि लो जी, आप जो थोड़ा सा डिक्लाइन करते, शायद 2020 पूरा लेता। ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी ये अज्यूम कर रही थी कि 2020 में रिसेशन आएगा और सारी दुनिया की इकोनॉमी जो 4 और 5% ग्रो कर रही है वो 2 और 3 के आगे भी, यानी कि हर इकोनॉमी डिक्लाइन फेस करेगी। लेकिन कोविड-19 ने उसको एक तरीके से इतना तो समझ ले कि रॉकेट में बैठा दिया और क्विकली डिक्लाइन पे पहुंचा दिया, इसकी वजह से आया। अच्छा, फाइनेंशियल क्राइसिस जब आते हैं मार्केट में तो उसका इंपैक्ट किस पे आएगा? उसका इंपैक्ट हमेशा याद रखिएगा, उसका इंपैक्ट मुझ पे और आप पे आएगा। क्योंकि लेट सपोज इफ आई एम द मैन्युफैक्चरर, तो मैं किसी एक चीज का सेलर हूं, लेकिन मैं 100 चीज का बायर भी हूं। अगर मेरी प्रोडक्ट पे बूम आ भी गया किसी वजह से, तो 100 प्रोडक्ट में रिसेशन है, तो मैं बहुत देर उस रिसेशन से बाहर नहीं रह सकता। मार्केट में जब रिसेशन स्टार्ट होता है तो वो सारी प्रोडक्ट पे एक साथ नहीं आता। जो प्रोडक्ट जितनी ज्यादा कंफर्ट्स की तरफ होती है वो उतनी जल्दी रिसेशन में जाती है, और जो प्रोडक्ट या जो भी मार्केट जितनी ज्यादा नेसेसिटीज की तरफ होती है वो उतनी लेट रिसेशन की तरफ जाती है। इसी तरह जब बूम आता है तो जो प्रोडक्ट कंफर्ट्स की तरफ होती है वो सबसे पहले बूम एंजॉय करती है, और जो प्रोडक्ट नेसेसिटीज की तरफ होती है वो उतना ही आखिर में बूम एंजॉय करती है। अब क्या हुआ कि ये कोविड-19 ने उस चीज को जरा तेजी से स्पीड अप कर दिया, बस। और कोई आना था, लेकिन इतनी तेजी से आना था ये किसी की बिलीव उम्मीद नहीं थी, लेकिन आ गया। तो ये भी एक इसका ख्याल है कि इस चीज ने मूव होना था, लेकिन इतना फास्ट पेस था ये किसी को रियलाइज नहीं था। अच्छा, मैं ये समझा देता हूँ फाइनेंशियल फ्रिक्शंस होती क्या है। लेट्स सपोज फाइनेंशियल फ्रिक्शंस का कंसेप्ट ये होता है, वो ये है कि जो आपकी कैलकुलेशन थी, जो आप कैलकुलेट करके मार्केट में खेल रहे थे, उसमें बहुत तेजी से वॉल्टिलिटी आना शुरू हो गई, इंक्रीज भी हो रही है। यानी कि इंक्रीज शार्पली से मुराद प्राइस इंक्रीज नहीं है, वो जो आपकी अजम्पशंस थी वो बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, अब बढ़ भी रही है कम भी हो रही है, इंक्रीज शार्पली। फ्रैक्शंस गैप बढ़ता चले जा रहा है आपका जो मार्केट के साथ है। वो आप चाह रहे हैं कि जैसे होता है ना समटाइम्स, आप ये चाहते हैं कि यार मैं थोड़ा सा स्टे कर जाऊं। जैसे अभी हम लोग जब कराची स्टॉक एक्सचेंज का असाइनमेंट अपना कर रहे थे, उस वक्त बीच में जो इतनी तेज से फ्रैक्शंस आई थी तो लोगों का ये था कि हम मार्केट से क्विट ही हो जाए, लेकिन आप क्विट हो भी नहीं पा रहे। तो ये ख्याल रहे कि उस सूरत में क्या होगा कि मार्केट अनस्टेबल तो है, लेकिन साथ ही साथ एक सर्टेन लेवल पे स्टेबल भी है। आपको वो फाइनेंशियल फ्रैक्शंस को बहुत तेजी से जो आ रही है उसको ओवरकम करना है। अगर आप इसको ओवर नहीं कम नहीं करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम मार्केट में आपके साथ और ज्यादा तेजी से आएंगी। एक मिनट, एक तो बड़ा मुश्किल होता है चैट को खोलना। ओके, अच्छा प्रेजेंट लगा रहा हूँ। ओके, नथिंग। नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव हो रहा हूँ। पहले सबसे पहले क्या आता है फाइनेंशियल क्राइसिस का पहला इंपैक्ट, एसेट्स मार्केट्स अफेक्ट होती है ऑन बैलेंस शीट। जो आपने ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया दुनिया भर में, सबसे पहले इफेक्ट होता है एसेट्स। एसेट्स मींस बैलेंस शीट साइड आपकी हिट होना शुरू होगी, पीएनएल हिट नहीं हो रही। पीएनएल क्यों नहीं हिट हो रही? कि पीएनएल बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, वो उसके हिसाब से चली, लेकिन बैलेंस शीट हिट होना शुरू हो गई। अब सबसे पहला इंपैक्ट एसेट्स मार्केट इफेक्ट्स ऑन बैलेंस शीट आया, स्टॉक मार्केट डिक्लाइन की। स्टॉक मार्केट, अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज की वैल्यू कम हो रही है, और अगर आप एज अ कंपनी है तो आपकी अर्निंग पर शेयर या बुक वैल्यू, मार्केट यील्ड जो है वो डिफरेंट होना शुरू हो रही है। देन दूसरी चीज आई अनएंटिसिपेटेड डिक्लाइन इन प्राइस लेवल। अनएंटिसिपेटेड का मतलब है आपके वहमो गुमान में नहीं था कि इतना नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल रखो, आज से 10 दिन 15 दिन पहले किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि क्रूड ऑयल की प्राइस रियल मार्केट में नेगेटिवली ट्रेड हो रही हो। लोगों को यह था कि हाँ $19-20 पे आ जाएगी। जिस वक्त 19-20 में लोगों को
अगर ऑब्जर्व करना, जिस वक्त $30 से नीचे आए उस वक्त मार्केट को थोड़ी सपोर्ट दी गई, क्रूड ऑयल में, कमोडिटी में मार्केट को सपोर्ट देकर दोबारा $35 तक पहुंचाया गया। लेकिन nobody can anticipate this thing कि प्राइस लेवल इस हद तक ड्रॉप हो जाएगा कि $1 अ बैरल एशियन मार्केट में और $- अ बैरल इन अमेरिकन स्टॉक है, ये लेवल आ जाएगा। nobody can anticipate it। यानी कि आपके वहम गुमान में जो चीज नहीं थी वो एंटिसिपेट होना शुरू हो गई। ऑन द अदर साइड फाइनेंशियल क्राइसिस के अच्छा, पाकिस्तान को फोकस नहीं करना क्योंकि पाकिस्तान बहुत लिटिल बिट वेटेज रखता है। लिटिल बिट वेटेज से मुराद ये कि आप उस लश्कर का हिस्सा है जिसमें आपके जिंदा होने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहना अच्छा जिंदा है चलो खा लेगा एक रोटी, मर गया कोई बात नहीं दफना दो। यानी कि आप इतने बड़े मार्केट प्लेयर नहीं है कि आपकी डिस्टर्बेंस मार्केट को डिस्टर्ब करे। तो उस पॉइंट से आपकी अनएंटिसिपेटेड डिक्लाइन आया इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स कि एसेट्स मार्केट आपकी करेंसी डीवैल्यू होना शुरू हुई। पाकिस्तान करेंसी जिस वक्त, अगर तुम्हें याद हो, ये थोड़ा सा कोविड-19 का प्रेशर डेवलप हुआ था तो मार्केट एकदम से डीवैल्यू होना शुरू हो गई और काफी पैनिक सिचुएशन आ गई थी। उसका हल क्या निकाला था गवर्नमेंट ने मार्केट को फ्री छोड़ दिया, जाओ जहां जाती है। डेफिनेटली जब जहां जाती है तो वो जो लोग जिनको हमने लास्ट क्लास में डेरिवेटिव्स में पढ़ा है, जो स्पेकुलेटर होते हैं, जो आर्बिट्रेजर होते हैं, उनके लिए जरूरी है कि मार्केट किसी एक सस्टेन लेवल पे लॉक हो। जब मार्केट लॉक नहीं हुई तो उनके लिए कहीं जाने का एक्सपेक्ट नहीं पड़ा। तो वो एक सर्टेन टाइम पे तो प्रेशर लेगी लेकिन उसके बाद नहीं चाहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या होगा कि अनएंटिसिपेटेड डिक्लाइन डोमेस्टिक करेंसी की आपकी परचेजिंग पावर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। आपके पास पैसे तो होंगे लेकिन अब आपकी परचेजिंग पावर नहीं होगी। तो ये भी ख्याल रहे कि ये एक वन ऑफ द सिस्टम है। एसेट्स रिटर्न डाउन हो, राइट डाउन होंगे, मींस उनकी बुक वैल्यूज जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगी, उनकी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, उनकी परचेजिंग प्राइस डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो उस बेस पे फाइनेंशियल क्राइसिस रियलाइज होना चाहिए। मैं अगर आप सब में किसी से भी कहता हूँ, आप अपना कोई एसेट्स बेचने खड़े हो, आप पूरा ऐड लगा दें, सिंगल कॉल नहीं आएगी आपका। आपके एक गाड़ी आप बेचने खड़े हो, कोई आदमी पलट के आपसे पूछेगा नहीं हाँ भाई गाड़ी, क्योंकि एसेट राइट डाउन हो गए, एसेट्स इमीडिएटली बेड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो गए। वो एसेट्स तो है मेरे पास 20 लाख की करोला है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो पहले मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, जिसको हम कहते हैं ना जी मैं बेचने खड़ा हो रहा, एसेट राइट डाउन हो रहा है। तो मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, लेट मी चेक। यार एवरीवन इज इन द मीटिंग, सही है। तो ये ख्याल रखिएगा। तीसरी अगली स्लाइड और कर दो फिर। हाँ, फैक्टर्स, ये 5 मेन फैक्टर जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस क्लिक करते हैं। सबसे पहले डेटोरेशन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट्स। वो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स जो मार्केट में खेल रहे होते हैं और जब वो परचेजिंग करते हैं तो वो एज एसेट्स होते हैं या पेबल होते हैं, वो एज एसेट्स उनकी बैलेंस शीट के ऊपर डेटोरेशन आनी शुरू हो जाती है। बैठे बैठे उनका मार्केटेबल, सपोज बहुत छोटी सी एग्जांपल ध्यान में रखना, अपने आप को रख लो। बैंक बड़े फाइनेंस, तुमने जो 5 लाख का एसेट्स खरीदा था, लेट सपोज आज से 3 महीने पहले, आज उसकी वैल्यू 3 लाख है। तुम कहां खड़े हुए? क्राइसिस। ऑटोमेटिकली तुम्हें बगैर कुछ किए 2 लाख रुपए का मार्केट से लॉस सफर कर गया। डेफिनेटली जब आपकी बैलेंस शीट डिस्टर्ब होना शुरू होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ा प्लेयर कमर्शियल बैंक है। जब उसकी बैलेंस शीट डिस्टर्ब होना शुरू होती है, उसके एसेट्स डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। लेट सपोज अभी जो हालात है, लोगों की मॉर्गेज प्रॉब्लम में आ गई है, लोगों की इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम में आ गई है, लोगों के इंटरेस्ट प्रॉब्लम में आ गए। आपने तो पैसा दे दिया है लेकिन जिससे लेना है उसके पास पैसे ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग क्राइसिस डेवलप होता है। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है बैंकिंग क्राइसिस का सबसे ज्यादा रियल एसेट से। अच्छा, पाकिस्तान में तो इत्तेफाक से मॉर्गेज का बिजनेस है ही नहीं, तो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा रियल एसेट्स का इशू आया भी नहीं। लेकिन वो कंट्रीज जैसे यूरोप है, वेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो तो रियल एसेट्स में उनके तो सारा बिजनेस ही मॉर्गेज पे चल रहा है। वो लोग प्रॉब्लम में आना शुरू हो गए क्योंकि उनका कैश फ्लो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा रूल, देखो थोड़ा सा फोकस होना होता है हमें। 2 लोग डिक्लाइन हुए, 3 लोग डिक्लाइन हुए, 10 लोग डिक्लाइन हुए, एक सर्टेन लेवल तक वो कमर्शियल बैंक या मॉर्गेज बैंक या जो बैंकिंग सेक्टर है वो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। लेकिन ग्रेजुअली वही वाली बात है, यहाँ पे
माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी के तहत क्राइसिस आता है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 2+2 का क्राइसिस नहीं आता। यहाँ पे वो माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी के बिहाफ पे क्राइसिस चल रहा था कि जी वो प्लस हो रही होती है, टक टक टक, प्लस नहीं होती, वो मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट रखती है। तो वो क्या करती है, मार्केट में एक अनसर्टेनिटी होती है। अच्छा, क्योंकि कमर्शियल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल की प्लेयर्स होते हैं, तो जब वो क्राइसिस में आते हैं तो उनकी वजह से वो जो साइड लाइन पे छोटे मोटे ब्रोकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये लोग जो काम कर रहे होते हैं, ये भी साथ ही साथ क्राइसिस में आते हैं। रीजन ये है कि जब कमर्शियल बैंकिंग का क्राइसिस शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में कैश फ्लो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी डेवलप होती है, और उस अनसर्टेनिटी पैनिक में वो जो जनरल पब्लिक है जो साइड में बैठी हुई थी, वो भी मार्केट में घुस के कहती मैं आज बेचूं। अभी पिछले 5 दिन से गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया स्टॉक मार्केट को, ओके किया बड़े अच्छे तरीके से 2000, लेकिन पिछले 2 दिन से वो फिर, एक दिन तो वो रिवर्स गियर लगा और 2 दिन से वो उसका समझा अब हैंड ब्रेक खींच के रोके मैं उसको, क्योंकि किसी वक्त भी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, एक बार ये क्लियर हो जाएगा कि 30 अप्रैल के बाद सब खुल जाएगा, मार्केट फिर स्टेबल हो जाए। लेकिन अभी फिर कंफ्यूजन आ रही है, रोजाना एक न्यूज आती है कि जी आज 150 केस आ गए, 200 केस आ गए, और उधर अमेरिका में ये हो रहा है वो हो रहा है, ऑटोमेटिकली मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। अब जब अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यू कस्टमर जो है या न्यू कंज्यूमर, न्यू बायर जो है, वो मार्केट से बाहर होना शुरू हो रहा है, जिसके पास जितना कैश है। लेट्स सपोज, बहुत सिंपल से एग्जांपल अपने बात, अब जैसे मैं कहता हूं मेरी कंपनी ने हम हमारे एम्प्लॉइज को कह दिया है कि अगले 3 महीने तक प्राइस सैलरी कट हो गई है 30% फॉर एवरीवन, क्या होगा? इट्स मींस कि मेरी परचेसिंग पावर 30% कट हो गई। अब मेरी परचेसिंग पावर कट हो गई तो मेरे पास जो पैसा आएगा, मेरी कोशिश होगी कि यार आगे तो इतनी अनसर्टेनिटी है, जो तनख्वाह आ रही है उससे पहले राशन भर लो, कि कम से कम अगर खुदा ना खासा कुछ हालात होते हैं तो 6-8 महीने का राशन मेरे पास मौजूद है, कम से कम दाल रोटी चला लूंगा। दिस क्रिएट एन, अब क्या होगा कि कुछ सेक्टर बहुत अनसर्टेनिटी में बहुत ग्रो करेंगे, कुछ सेक्टर, तो वाह यहाँ पे वो इकोनॉमिक्स का बेसिक फैक्टर आता है वांट्स का, जो आपकी नेसेसिटीज हैं वो फ्लोरिश है, वो ग्रो करेंगी, और जो आपकी लग्जरीज और कंफर्ट थी उनको प्रेशर आएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमेशा याद रखना, हर मार्केट में 80% होल्डिंग बिलोंग्स टू द लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, 20% होल्डिंग्स बिलोंग्स टू द नेसेसिटीज, क्योंकि नेसेसिटीज में मार्जिन नहीं होते, नेसेसिटीज में वॉल्यूम होता है। तो वहां पे जब अनसर्टेनिटी आती है वो आता है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, आपके इंटरेस्ट रेट मुसलसल रुके हुए थे, ये तो आपका कोविड-19 को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किया अभी ये, और वो भी आप इसलिए कम कर गए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपको बड़े जिन्होंने लोन दिया हुआ था उन्होंने आपके इंटरेस्ट रेट को गायब किया, आपको एक फैसिलिटेट किया कि आप अपनी इकोनॉमी को कम से कम इंटरेस्ट रेट की हाइक से तो बचाइए। हाँ, गवर्नमेंट फिस्कल इम्बैलेंस बिल्कुल है। जनवरी में गवर्नमेंट को मोर देन 40% लेस टैक्स रिसीव हुआ, क्यों? कि गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह सैंक्शन की, उसके वजह से इंपोर्ट पे प्रॉब्लम है, इंपोर्ट कम हुई तो कस्टम ड्यूटी कम मिली। कोविड-19 की वजह से, अब लेट सपोज इस साल इस महीने ले लें आप, अप्रैल में 23 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक अगर मार्केट आपकी बंद है, फिस्कल इम्बैलेंस बहुत भयानक आ जाएगा। ट्रांजैक्शन ही कोई नहीं हुई है, कहां से सेल, जब सेल्स होगी तो सेल टैक्स आपको रिसीव होगा, सेल्स होगी तो इनकम टैक्स वो देगा, यहां तो कोई नहीं हुआ। ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो वही था, फिस्कल इम्बैलेंस आया, रेवेन्यू साइड पे प्रेशर आया, रेवेन्यू कम हो गई और उसकी जगह पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। तो ये 2-4-5 चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें फोकस करना पड़ता है जब हम मार्केट में खेलते हैं। ओके, स्टेजेस में मैं बाद में आता हूं, उससे पहले सॉरी उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चिट चैट कर लूंगा, किसी को कोई इशू है तो वो शेयर करें, अब फिर आगे जाते हैं। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। यस, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? या एक काम कर रहा हूं, मैं म्यूट कर रहा हूं, जिसका कोई जिसको कुछ शेयर करना है ना वो रेज हैंड कर दे, वो रेज हैंड कर दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है या मैं अगली स्लाइड्स की तरफ मूव हो जाऊं? हाँ शेरोज।
सर ये इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट जो किस तरह का फैक्टर, मतलब ये इसका काइंडनेस दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। जब फिस्कल इम्बैलेंस होता है, फिस्कल इम्बैलेंस जब भी होगा तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिस्टर्ब हो गई। जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिस्टर्ब होगी तो गवर्नमेंट के पास सबसे इजीएस्ट सोर्स होता है कमर्शियल बैंक से लोन लेने का। अब अगर इंटरेस्ट रेट अच्छे नहीं होंगे तो कमर्शियल बैंक में सेविंग नहीं आएगी, कमर्शियल बैंक में सेविंग नहीं आएगी, कमर्शियल बैंक लैंडिंग करने की पोजीशन में नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट नॉर्मली इंटरेस्ट रेट को हाइक करती है। और यही एक वजह है कि आप देखेंगे अगर ये कोविड-19 नहीं आता तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट जून तक कम करने को तैयार नहीं थी। क्यों? कि गवर्नमेंट का फिस्कल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा था, उसको रेवेन्यू चाहिए ताकि अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज पूरी करे। तो ये साइकिल है जो मूव होती है, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से उन्होंने अपने फिस्कल इम्बैलेंस को एक्सेप्ट कर लिया और मार्केट को आगे की तरफ मूव करने के लिए, ताकि मार्केट फ्री हो, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। ओके जी आजम। अच्छा सर, अभी हम पढ़ रहे थे कि हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन भी हुई है, तो एक पॉइंट में ध्यान में आया था कि अभी हम देख रहे हैं कि डॉलर का रेट स्लाइटली जो है वो डिक्लाइन हुआ है, तो डजंट दैट डिनोट एन एप्रिसिएशन इन आवर करेंसी? आप क्या, जो डॉलर का रेट मूव होता है ना, वो डरपोक लोगों की वजह से मूव होता है, जिनको हम स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेटर कहते हैं। ये लोग ज्यादा मार्जिन कहीं अच्छा नहीं था, डॉलर में मार्जिन अच्छा दिख रहा था, मार्केट वहां मूव हो गई, सही, इंटरेस्ट रेट और कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उधर ट्रांजैक्शन एक्टिविटी। अब क्या हुआ कि डॉलर की बाइंग डिमांड साइड कम है, इस वक्त हर बैंक के पास डॉलर की डिमांड नहीं है क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है कि डॉलर की जब डिमांड कम है तो सप्लाई तो स्टेबल हो गई ना ऑटोमेटिकली। जैसे सप्लाई स्टेबल हुई, प्राइस में से प्रेशर हट गया। अब प्राइस में प्रेशर हट गया तो वो लोग जो एज ए स्पेकुलेटर या आर्बिट्रेटर मार्केट में घुसे हुए थे, वो साइड होना शुरू हो गए बेच बाज के, क्योंकि उनको ये फील हुआ कि अब उनके लिए डॉलर में कोई अट्रैक्शन बची नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो 2% और डिक्लाइन किया, इसकी वजह से आपकी रियल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में अट्रैक्शन आ गई। अगर गवर्नमेंट अगले 2% और डिक्लाइन करेगी, मैं तुम्हें पढ़, तो ईद के बाद रियल एस्टेट में बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, ये फील होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बेस कर रही है पीछे इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री लॉक पड़ी हुई है, इंडस्ट्री लॉक पड़ी है तो वहां रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। इंडस्ट्री को भी ये 1 महीने का बैकलॉग पूरा करने में अगले 6 महीने सीधे हो जाने, कि जो उन्होंने पूरा महीना बंद करके खाया है और खिलाया है, वो उसको ओवरकम करने में उनके 5-6 महीने सीधे हो जाएंगे। ये जो के इलेक्ट्रिक आज को आपको बिल बड़ा मिनिमम पे दे रही है, जब ये के इलेक्ट्रिक 2 महीने बाद बिल जब आपके एक्चुअल बिल के साथ इसकी भी इंस्टॉलमेंट लगाएगी, तो आप ये सोच लें कि 3 महीने बाद जब आप, तो उस वक्त आपकी कमर सीधी होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्राइसिस है, इसको देखना है। डेफिनेटली पांचों एस्पेक्ट एक साथ नहीं आते। मैंने अर्लियर भी कहा था कि हम मार्केट के उतने बड़े की प्लेयर नहीं है कि हम पे पांचों एस्पेक्ट आए, लेकिन वेस्ट पे ये पांचों आ गए। वेस्ट इस वक्त अपने टफेस्ट टाइम से गुजर रहा है, जिसको हम यूरोप या अमेरिका कहते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट रेट का फर्क आएगा इस वक्त। मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट से स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेटर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि उनके लिए स्टॉक मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है इस वक्त, ये वजह। जी अदनान, कोई क्वेश्चन? अदनान और नरमीन, आप दोनों ने रेज हैंड किया था इसलिए पूछा, कोई क्वेश्चन? यस सर। ओके सर मुझे ये पूछना था, सर ऑयल की प्राइस डिक्रीज हो रही है, हर चीज की तकरीबन प्राइस डिक्रीज हो रही है, लेकिन गोल्ड की इतनी इंक्रीज क्यों हो रही है, उसकी क्या वजह है? गोल्ड, देखो गोल्ड का एक क्लियर कंसेप्ट याद रखना, ऑयल या सारी कमोडिटीज कंज्यूमेबल है, गोल्ड कंज्यूमेबल नहीं है। गोल्ड अपनी फॉर्म चेंज करेगा लेकिन स्टिल रहेगा गोल्ड। तो गोल्ड लोग जो होल्ड कर रहे हैं वो ऐसा सेविंग कर रहे हैं। अभी गोल्ड की प्राइसेस भी कम हुई हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है कि जब से इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया, स्टॉक मार्केट ने जब लिया, उस वक्त गोल्ड और डॉलर सबकी प्राइसेस पे इम्पैक्ट आ गया है। लेकिन गोल्ड की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, और गोल्ड ज्यादातर दुनिया में एज अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। तो गोल्ड को तो लोग लाइफ सेवर के तौर पे सेव कर रहे हैं। ऑयल लाइफ सेवर नहीं है, ऑयल कंज्यूमेबल कमोडिटी है। यहाँ पे आपको कमोडिटी में ये डिफरेंस रखना पड़ेगा, कौन सी कमोडिटी कंज्यूमेबल है और कौन सी कमोडिटी कंज्यूमेबल नहीं है। तो जो नॉन कंज्यूमेबल कमोडिटी है वो स्टेबल रहेंगी, क्योंकि वो 10 साल बाद भी रहेंगी तो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर है। लेकिन जितनी कंज्यूमेबल कमोडिटी है उनकी कोई एक्सपायरी है,
उस सर्टेन टाइम के बाद उन्होंने एक्सपायर होना है, तो उनकी शेल्फ लाइफ है, वो शेल्फ लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम करेंगी, तो ये एक वजह है। ओके, मैं अब आप लोगों को फिर म्यूट कर रहा हूं और देन आई कैन कंटिन्यू फर्दर। वो डायनेमिक्स या वो अजम्पशंस जिसकी बेस पे आप ये रियलाइज करते हैं, एडवांस इकोनॉमिक्स जिसको कहती है कि जी फाइनेंशियल क्राइसिस मार्केट में इन होना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का जो फर्स्ट पॉइंट है, मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन या इनोवेशन, बिल्कुल ये हुआ। पाकिस्तान में भी इसकी एग्जाम्पल है। इनोवेशन या किसी एक प्रोडक्ट को आपने मिसमैनेज करना शुरू किया, यानी कि उसका जो पर्पस था, जिस पर्पस से वो डेवलप की गई थी वो प्रोडक्ट, उस पर्पस को साइड कर दिया गया और दूसरे पर्पस में यूज करना शुरू कर दिया। जिसकी मैंने आप लोगों से एग्जांपल दी कि लोगों ने पावर सेक्टर और इसमें लोन लिया पर्टिकुलर, और एक छोटा सा पावर सेक्टर बनाया, वो लोन का जो, क्योंकि वो मार्कअप इजी था तो वो कहीं और यूज करना शुरू किया। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एसेट्स की प्राइस अगर आप ऑब्जर्व करिएगा 2018 नवाज शरीफ के दौर में एक पीक पे आई, जहां पे आ सकती थी, यकीनन मुशर्रफ वाला पीक नहीं है, उसके बाद वो बर्स्ट हुई। इमरान खान साहब जब आए तो लोगों को उम्मीद हो गई कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रही। क्यों? आपकी इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट आई उस वक्त एसेट्स प्राइस जो थी वो अपनी बस पोजीशन पे आ गई थी, सिर्फ आपके पास ही दुनिया भर में, तो वो डिक्लाइन थी। मैंने पहले शुरू में कहा था तुम्हें कि हर एसेट्स का एक पीक होगा, हर प्रोडक्ट का, हर कमोडिटी का एक पैराबोला है। जो हमने मैथ में एम और एन मॉडल पढ़े हैं, यानी कि जब हम पैराबोला बनाते हैं, मैक्सिमाइजेशन कहां तक है वो उसकी है। हर एसेट्स को, हर प्राइस को एक सर्टेन लेवल टच करना है और उसके बाद उसे वहां से वापस नीचे की तरफ आना है। वो साइकिल कितनी बड़ी होती है वो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, लेकिन एसेट्स प्राइस बूम और बस दोनों हुई। आपने अभी इसी 10 महीने में देखा कुछ एसेट्स की प्राइस, बल्कि 10 महीने भी क्यों कहूं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आपने अपने 25 दिन के स्टॉक प्राइस में देखा, जैसे मैं डीजी खान सीमेंट की या हेस्कोल की एग्जांपल दो, 20 रुपए तक भी टच हुआ और आगे 12 रुपए भी रुका। डीजी खान सीमेंट 89 को भी टच किया और नीचे आके वो 50-60s में भी रुका। तो ये क्या है? ये बूम एंड बस्ट है। फाइनेंशियल क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी उनके लिए जिनके पास कैश है। अभी बहुत दूर नहीं जा रहा मैं, अभी 10 दिन पहले हेस्कोल 13 रुपए पे था, 12 रुपए कुछ पैसे पे चल रहा था। जिसके पास कैश था, अगर उसने 1 लाख उठा ली है और 15 रुपए के करीब पहुंच गया है वो, मेरे ख्याल आज के, मुझे प्राइस का सही आइडिया नहीं है कि आज किस रेट पे था, लेकिन आराम से 15 क्रॉस किया हुआ ही होगा, क्योंकि लास्ट 1 वीक से मैं मार्केट को देख नहीं रहा हूं। सही, अगर उसने 15-16 रुपए क्रॉस किया हुआ है, तो जिसने एक हफ्ते पहले 12-13 रुपए के दरमियान उठाया था, 13 रुपए भी उठाया था, अगर मैंने 1 लाख उठा लिए, लेट सपोज 13 रुपए पे 1 लाख उठा लिए, तो इसका मतलब है मैंने 13 लाख रुपए का उठाया ना। 1 लाख शेयर मैंने उठाए 13 रुपए पे, 13 लाख रुपए के, आज वो 15 पे खड़े, विद इन अ वीक मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन जिसके पास कैश है, अब आप कहें सर मेरे तो पैसे उसमें फंसे हुए, इसमें फंसे हुए, मैंने कहा बस, तो फिर ये आप अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए। क्यों? आप सिर्फ, आपका काम सिर्फ पवेलियन वाला है, वॉच एंड सी, क्योंकि आप प्लेयर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका कैश ही, आपका सारा कैश इधर उधर फंसा हुआ है। लेकिन जिनके पास सरप्लस कैश है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट जब, हमेशा याद रखना, मार्केट जब भी पैनिक होगी, मार्केट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू मैनेज द मनी। किनके लिए? स्मार्ट्स, जिनके पास सरप्लस पैसा है वो इससे पैसा कमाएंगे, और जिनके पास सरप्लस पैसा नहीं है वो नहीं कमा पाते। स्पाइक्स इन इंटरेस्ट रेट बिल्कुल होता है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में बहुत कम है। यह ख्याल है पाकिस्तानी मार्केट में बहुत कम है स्पाइक, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट दूसरे मकसद से, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट इसलिए नहीं चलाती कि क्या है, लेकिन ओवरऑल 13 रुपए आज गिर चल के 14 रुपए करीब है। अभी लास्ट इस वीक में ये यकीनन डेफिनेटली 15 रुपए के क्लोज रहा होगा, लेकिन जिन्होंने 12-13 से नीचे पे उठाया हुआ है उनको विद इन 5-6 डेज ही 25 लाख लगा के 5 लाख कमा लिए साइड हो। ये क्या है? ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अब जो तुम लोगों को मैं पहले दिन से समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब भी अनसर्टेनिटी हो, हर किस्म की फाइनेंशियल मार्केट से आउट हो जाओ। इस वक्त स्टेज 1 है
स्टेज 1 इस सेंस में है कि आपको दिख रही है मार्केट में अनसर्टेनिटी है, यू नेवर एबल टू लॉक योर पोजीशन, आपको नहीं पता कि क्या कल होगा। मैं अभी आपसे कहता हूं, मैं आज हम बड़ी एक छोटी सी, मैं तुम्हें अपनी कंपनी की एग्जांपल दूं। आज हम अगले 5 मंथ्स की थोड़ी सी बजटिंग कर रहे थे, क्योंकि जो बजट हमने जैन में बनाए थे वो तो सारे समझ लें आप खुद सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिए रेवेन्यूज की पोजीशन। आज हमारी यही बात हो रही थी कि सितंबर तक की सेल फोरकास्ट, मेरे पूरी टीम ने कहा खुरम भाई कैसे कर दे सितंबर तक की सेल फोरकास्ट। यहाँ तो हम अभी मई का महीने का नहीं कह सकते कि मई में क्या सेल करेंगे, nobody knows कि सितंबर में क्या बिकेगा। द रीजन इज दैट अनसर्टेनिटी है। जिससे बात करो वो कहता है यार देखेंगे अभी तो कुछ पता नहीं। क्यों? हर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। मैं जिनको बेचा हूं वो आगे, जिसको बेचा है वो आगे, जिसको बेचा है वो सारे प्रॉब्लम में, तो ऑटोमेटिकली एक क्राइसिस आ चुका है। स्टेज 1 की इंटेंशन है। हाँ, कोविड-19 ने इसको एक तरह समझ ले बूस्टर लगा दिया। ये आता अगर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आता तो एज अ पर्सन हमें असम्पशन थी कि एंड ऑफ सितंबर और एंड ऑफ द 2020 फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। वो जो एक बूम आया था टेक्सटाइल सेक्टर में, ये सब वो सब डिक्लाइन होगा। क्यों? कि मार्केट में ग्रेजुअली पोजीशन रीपोजिशन। अब जिस आदमी ने आज 5 इयर्स पहले टीवी फ्रिज ले लिया है, अगले 10 साल वो नहीं आएगा। अब जिस तेजी से आपने 2018-19 में लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, अगर तुम्हें ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, आज से 3 साल पहले मोबाइल मार्केट में रिसेशन आ चुकी है। आज से 3 साल पहले मोबाइल मार्केटों में जितना लोड होता था, जितना काम था, आज वो काम नहीं है, क्योंकि जिसने एक ले लिया उसने कहा सही है चलेगा। तो अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से डिसिप्लिन मार्केट के खराब हुए हुए। स्टेज 2 आएगा बैंकिंग क्राइसिस। अभी बैंकिंग क्राइसिस स्टार्ट होना शुरू हो गया है, 9% पहुंचा दिया, 9 है नहीं, हाँ 9 हो गया ना, 9% बैंकिंग इंटरेस्ट रेट आ गया है। विद इन अ मंथ वो सारी सिक्योरिटीज जो बैंक 12-13% प्रॉफिट दे रहे थे, विद इन अ मंथ वो उसको 8% से नीचे लेके आ गए। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ बैंकिंग क्राइसिस। अब क्या होगा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा? लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए सोचना, इंटरेस्ट रेट कम होगा, सेवर की क्या पोजीशन होगी? अगर मेरे पास पैसे महफूज है, मैं निकलूंगा मार्केट से, मैं कहूंगा बैंक में रखने का कोई फायदा ही नहीं है यार, उससे बेहतर है मैं गोल्ड लेके रख लूं। अब यार वो प्लॉट सस्ता मिल रहा है, वो लेके रख लूं, वो स्टॉक। एट सपोज डीजी खान सीमेंट एक अपनी 9% पे है। बैंकिंग क्राइसिस अगर तुम ऑब्जर्व करो, इंटरेस्ट रेट कम होना मार्केट के लिए अच्छा है, बैंकिंग के लिए क्राइसिस है। क्योंकि बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बैंक जो अपने कस्टमर्स को अच्छे रेट दे रहा था वो नहीं दे पा रहा है। जिस वक्त आप 13% दे रहे थे, आपके पास डिपॉजिट्स बहुत थे। जब आपका डिपॉजिट नहीं होंगे तो आपकी लैंडिंग कहां से होगी? जब आपकी वही वाली बात है, जब आपकी सप्लाई नहीं होगी तो आप सेल क्या करेंगे? सेल नहीं होगा। जब सेल नहीं होगा तो आपके वो मार्जिन जो आज 4 या 5% पे काम कर रहे हैं, वो उससे नीचे आके मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये ख्याल रहे कि गवर्नमेंट ने जो 9% किया है, इसका इम्पैक्ट मार्केट को आया। मार्केट को फिर क्लियर रखना थोड़ा सा, 9% इम्पैक्ट किया। एज अ सेविंग गाय मेरे लिए बैंक अट्रैक्टिव नहीं रहा। अब बैंक अगर मुझे 8% लेट सपोज दे रहा है, यानी कि थोड़ी देर के लिए फोकस होना, 1 लाख रुपए पे बैंक मुझे पूरे 1 साल में 8,000 रुपए देगा। 1 साल में अगर मैं बैंक में 1 लाख रुपए रखता हूं तो बैंक उसमें मुझे 8,000 रुपए देगा। उस 8,000 रुपए पे 10 से 15% विद होल्डिंग काट के मुझे, तो मेरे घर में जो टेक होम आएगा कैश, वो 7,000 से 8,000 के मियान आएगा, बल्कि 7 से कम भी आ सकता है, 7,000 आएगा। पूरे साल में इंतजार करूं 1 लाख रुपए लगा के और मुझे 7,000 रुपए मिले, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मैं मार्केट से बाहर होऊंगा। मैं कहूंगा यार ये तो अट्रैक्टिव नहीं। अगर थोड़ा सा और बड़े पैमाने पे ले आते हैं, मैंने कहा मैं 1 करोड़ लगाए हुए थे और बैंक मुझे 13 लाख रुपए दे रहा था फरवरी तक, टैक्स कट के मुझे 11-11.5 लाख मिल रहे थे, तो इसका मतलब है एवरेज मुझे 1 लाख रुपए आ रहा था, मेरा खर्चा निकल रहा है। अब वही 1 करोड़ लगे हुए, बैंक मुझे 8 लाख रुपए दे रहा है। मेरे एक्सपेंसेस खत्म नहीं हुए, मेरे बिजनेस खत्म नहीं हुआ, मेरी रेवेन्यू डिक्लाइन होगा अगर मैं बैंक के पास। अब क्या होगा कि मुझे बैंक की मार्केट मिली ली, मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए विड्रॉ किए। अब मेरे पास जो बैंक से विड्रॉ किया, अब मेरे पास कौन सी मार्केटें बची हुई है? 2, कमोडिटी और स्टॉक
मनी मार्केट हमारे लिए जनरल पब्लिक के लिए इतनी ओपन नहीं है। कमोडिटी में गए, उधर हमने देखा सारी कमोडिटी डिक्लाइन फेज में आई हुई है सिवाय गोल्ड के। अब क्या हुआ, अब देखो गोल्ड को ख्याल करना, गोल्ड बाय सप्लाई लिमिटेड है, गोल्ड की सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है। गोल्ड क्योंकि माइनिंग से निकलता है तो वो बाय सप्लाई लिमिटेड है। ऑयल की तरह नहीं है कि कुएं से ज्यादा निकाल लो पानी भर के, नहीं। अब क्या हुआ कि कमोडिटी मार्केट में गए, कमोडिटी मार्केट में सिवाय गोल्ड के सब प्रेशर में आ गए। अच्छा, तीसरा ऑप्शन फॉरेक्स में घुसे। फॉरेक्स में वही 2 4 5 करेंसी हैं जिनमें आप खेल सकते हैं, उनमें आप खेल रहे हैं। उनमें जब आप घुसे, आपने एक सर्टेन लेवल तक तो फॉरेक्स को यूज कर लिया, लेकिन उसका लेकिन बात यह है कि जिशान तुम्हारी बात वैलिड है, इंटरेस्ट रेट गुड है, सही है। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, बोरोवर्स की लाइन लग गई, क्या बैंक के पास कैश है? इस वक्त पाकिस्तान जैसे मार्केट में सबसे बड़ा बोरोवर सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब दूसरी तरफ देखो, बैंक अपने पास से, कमर्शियल बैंक अपने पास से नोट नहीं छाप रहे, वो मुझसे और तुमसे जनरल पब्लिक से ले रहे हैं। क्या जनरल पब्लिक के लिए बैंकिंग सेक्टर अट्रैक्टिव हो गया? नहीं। अब क्या है, बैंक में सिर्फ वो लोग अपना पैसा रखेंगे जिनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ आई हुई है। मुझे ये पता है, मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल तुम लोगों के साथ शेयर करूं। आपने 1 करोड़ रुपए बैंक में लगाए, रख दिए जीरो रिस्क में, बैंक आपको 8 लाख रुपए दे रहा है, उसमें अगर 10% टैक्स कट गया तो 7,20,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 7.2। अब थोड़ी देर के लिए जाओ, कुछ कहीं नहीं जाओ, 1 करोड़ रुपए से आपने एग्रो फर्टिलाइजर उठा लिया, 1 करोड़, लेट सपोज, मैं अभी थोड़ी देर के लिए फॉर अजम्पशन समझना, मुझे नहीं पता इस वक्त राइट नाउ प्राइस क्या है, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि 50 रुपए का एक शेयर है, 1 करोड़ में आपने 2 लाख शेयर उठा लिए अप्रोक्सीमेट, सही है। 2 लाख अगर आपने शेयर उठा लिया, 2-2.5 लाख शेयर, अगर पर शेयर आपको 4 रुपए भी डिविडेंड मिल गया तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और कैपिटल गेन अलग है, क्यों कि अभी इस वक्त आप लोअर साइड में मार्केट में बैठे हुए। तो इंटरेस्ट रेट, बैंकिंग क्राइसिस, अभी वो कहते हैं बैंकिंग क्राइसिस अब हमारे यहाँ नॉक होना शुरू हो गया। डेब्ट डिफ्लेशन आई, फॉरेक्स का इम्पैक्ट आया, बैठे बैठे पाकिस्तान, आप सुनते होंगे डॉलर महंगा हो गया, बैठे बैठे पाकिस्तान पे 80 अरब रुपए के कर्जे बढ़ गए। अबे भाई क्या हो रहा है? ये स्टेज 3 है। जब डेब्ट डिफ्लेशन आएगा तो डिफॉल्टिंग बढ़ेगी। बहुत सारे भाई लेट सपोज पाकिस्तान अब कल क्या देता है, मैं तो कर्जा नहीं दे सकता, जिसको जो करना है कर ले मेरे साथ, आके मेरा एसेट टेक ओवर कर लो, क्या कर लेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3 का है। फर्स्ट क्राइसिस ये है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, एसेट्स बूम एंड प्राइस हुई, स्पाइक्स